अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नेशनल स्टेडियम से एहसान कुरैशी। नेशनल स्टेडियम में 26 जनवरी से पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का पहला मैच खेला जाएगा, जिसकी तैयारियां आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि पिच बनाई जा रही है और दोनों टीमें जो थी वो क्वारंटीन में, कल से यहां पर प्रैक्टिस का आगाज़ होगा। लेकिन इससे पहले कि मैं तफसीलात में जाऊं, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल क्रिक बूम विद एहसान कुरैशी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकॉन भी बजाएं, और ताकि हम आपको न्यूज़, व्यूज़, अपडेट्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देते रहें। लेकिन अब हम आते हैं पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो यहाँ पर टेस्ट मैच हो रहा है। बड़ा ये इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 14 साल के बाद पाकिस्तान में कोई बड़ी टीम जो है ना, जो इससे पहले जिम्बाब्वे की टीम, श्रीलंका की टीम, बांग्लादेश की टीमों ने पाकिस्तान का दौरा किया था और पाकिस्तान ने उन तमाम टीमों को काफ़ी रगड़ा लगाया क्योंकि उनकी रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन जनूबी अफ्रीका की जो रैंकिंग है वो काफ़ी अच्छी है और एक मजबूत तरीन टीम है। और अभी हाल ही में उन्होंने श्रीलंका का बुरा हाल किया अपने होम ग्राउंड पे। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के दोनों मैच उन्होंने जीते और उसमें बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही डीन एल्गर की, जिन्होंने दोनों मैचों में सेंचुरी बनाई। और इसके बाद फाफ डु प्लेसिस ने 199 रन बनाए। उनके फास्ट अटैक ने, चाहे वो एंड्रिक नॉर्किया हो, चाहे नगीडी हो, चाहे मल्डर हो, तो चाहे वो रबादा नहीं खेल सके थे उस सीरीज़ में क्योंकि अनफिट थे। लेकिन बड़ी एक ताकतवर टीम है साउथ अफ्रीका की टीम। उसके साथ बहुत अच्छे दो स्पिनर हैं, केशव महाराज, और उसके साथ साथ उनके साथ हैं तबरेज़ शम्सी। तो पाकिस्तान अब कैसी विकेट बनाएगा, क्या करेगा। लेकिन इससे पहले कि पाकिस्तान की हम जिक्र करें, लेकिन यहाँ पर जो एक बड़ा तारीख़ी मुआरका हुआ है ब्रिस्बेन के मैदान में, वो ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान हुआ। और भारत की टीम ने जो परफॉर्मेंस दी वहाँ ब्रिस्बेन ने, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम को सीरीज़ में 2-1 से शिकस्त देकर 32 साल के बाद पहली बार सीरीज़ जीती। और मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। और ये एक इसके बावजूद कि उनके बहुत से प्लेयर नहीं थे, लोग कहते हैं कि ये इंडिया की बी टीम थी कि उसमें ना विराट कोहली थे, ना उसमें जनाब वो उनके फास्ट बॉलर शमी थे, ना उनके अच्छे बड़े जो इंपॉर्टेंट प्लेयर जो अनफिट थे, उसकी भी हम जिक्र ज़रूर करेंगे। लेकिन इससे पहले कि अब हम डिस्कस करते हैं, और हमें ज्वाइन किया इसके लिए सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एंकर आसिफ खान ने। आसिफ, वेलकम टू द शो। आपको हम खुशामदीद कहते हैं। क्या देख रहे हैं आप? ये लोग, हम बड़े यहाँ खुश होते हैं कि जी हमने जिम्बाब्वे को हराया, श्रीलंका को हराया और इसके अलावा बांग्लादेश की टीम को हराया। आप क्या देख रहे हैं इस सीरीज़ में, क्या हो सकता है? देखिए एहसान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जैसे आपने भारत का भी हवाला दिया और बाकी दूसरी टीमों की सूरत हाल भी आपने बताई। इस वक्त दुनिया एक क्रिकेट 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक तो टॉप की 4 टीमें जिनका कोई मुकाबला नहीं है, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, न्यूजीलैंड हो। उसके बाद फिर आपकी जिसमें टीम शामिल है पाकिस्तान, फिर वहाँ से सिलसिला शुरू होता है। श्रीलंका हो, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका ऊपर है। तो पहले तो ये तय कर लें कि हम नीचे टियर की टीम है, तो वो जो क्रिकेट खेल रहे हैं वहाँ तक पहुँचना पता नहीं इस वक्त तो मुझे मुमकिन नज़र नहीं आता। जैसी खेल खेला है इंडिया ने, वो उसकी तो जितनी तारीफ़ की जाए कम है। पूरा उसके पीछे एक उनकी रियासत है, पूरी एक सिस्टम है जो 5 साल से कम काम कर रहा है। अब इधर पाकिस्तान में अगर आए, जैसे आपने सारे प्लेयर्स के नाम लिए, तो उनको देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की जो तैयारी है, जो आखिरी पाकिस्तान ने सीरीज़ खेली है, उसका मुवाजना कर लें इनकी साउथ अफ्रीका की आखिरी सीरीज़ से, और फिर उनका बॉलिंग कॉम्बिनेशन स्पिन में भी देख लें, फास्ट बॉलिंग में भी देख लें, फिर बैटिंग में भी अगर आप देख लें, काफ़ी मजबूत टीम नज़र आती है जनूबी अफ्रीका की। अच्छा, हमारे यहाँ जब भी टीमें आती हैं तो हम होम ग्राउंड का बड़ा एडवांटेज लेते हैं। कहते हैं जी हम तो बड़े ज़बरदस्त जो घर के शेर होते हैं। जैसे ये पूरे रीजन में, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, और चाहे वो इंडिया हो या हम हो, लेकिन वहाँ शिकस्त हो गई श्रीलंका को भी। आपको पता, अब ये शेयर नहीं रहे क्योंकि वो बड़ी प्रिपरेशन जाते हैं। तो हमारे जो दावे होते हैं हम यूँ कर देंगे और हमारी टीम बड़ी अच्छी है। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त शदीद मुश्किलात से दो चार है क्योंकि एक बिल्कुल यंग गन्स की टीम जो है वो मोस्ट लाइकली जाएगी इस टेस्ट मैच में। आप क्या समझते हैं कि उनका जो पेस अटैक है, जो उनका स्पिन अटैक है, तो हमारे लिए एक मुसीबत नहीं बन सकता? हम समझ रहे हैं कि शायद वो स्पिन पे अच्छे नहीं हो गए। साजिद खान को लगता है डेब्यू कराया जाएगा, ऑफ स्पिनर बहुत अच्छे हैं, 67 उन्होंने आउट की है। इसके साथ हमारे यासिर शाह हैं जो इस वक्त डाउन द हिल हमें नज़र आ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं? और हमारे पास फास्ट बॉलर में शाहीन शाह अफरीदी, हमारा जो लोग कहते हैं ट्रम्प कार्ड है। तो आप क्या समझते हैं कि दोनों टीमों को नज़र डाली जाए तो वो जो फॉर्म जो उनकी नज़र आ रही है न्यूजीलैंड में, जो हमारी परफॉर्मेंस रही, तो ये एक प्रेशर में होगा पाकिस्तान? देखिए, पहले अगर स्पिन की बात कर लेना, पाकिस्तान ने जो फर्स्ट क्लास के लड़के लिए हैं काफ़ी ज़्यादा। आप देख लें पिछले 2 सीज़न में, आप देख लें जो टॉप के 2 परफॉर्मर्स हैं बॉलिंग में,
वो दोनों स्पिनर्स हैं। इस दफ़ा तो 3 है, जाहिद महमूद है, साजिद है, उसके साथ नुमान है। तो इसका मतलब ये है कि इन पिचेस पे आपके बॉलर्स स्पिनर्स को इतना बेहतर नहीं खेल पा रहे। पिछले 2 सीज़न में तो हमने यही देखा है। तो इसलिए अब तबरेज़ शमसी को आप देख लें, बड़ा अच्छा स्पिनर है, जिस तरह से वो काम कर रहा है। तो आसान नहीं होगा, स्पिन पे आसान नहीं होगा। फिर आपने जो फास्ट बॉलिंग का आपने वैसे ही सारा जिक्र उनका किया था, उसको भी अगर आप देखेंगे तो आपके बॉलर्स को इतने, आपके बैट्समैन इतने एतमाद में नज़र नहीं आ रहे। 82-80 टेस्ट खेला हुआ अज़हर अली, उसका एतमाद भी बिल्कुल नीचे है। बाकी आप आबिद अली को देख लें, बाकी उसके अलावा और आपके जो बैट्समैन है बाबर आजम, तो मुसलसल पूरी सीरीज़ वो बाहर बैठे रहे। एतमाद की कमी मुझे नज़र आ रही है पाकिस्तान के अंदर, बॉलिंग हो या बैटिंग हो, इस दोनों सूरत हाल में। अच्छा, अब ये जो माइंड सेट होता है कि आप आ रहे हैं अपने होम ग्राउंड पे, ये माइंड सेट में होता है कि यार हमारी, जो आपको याद होगा, इसी ग्राउंड में 4 सेंचुरियाँ बनाई थी, जो एक बड़ा यूनिक रिकॉर्ड था। उनमें से 2 लड़के तो अब बाहर हो चुके हैं। तो अब बाबर आजम भी कम बैक कर रहे हैं, उनके ऊपर एक प्रेशर भी है। ये जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है खातून की, माइजा की, तो आप समझते हैं कि ये भी एक प्रेशर होगा? दूसरा, उनको पहली बार कप्तानी करेंगे टेस्ट मैच में। देखिए, ये ज़रूरी यकीनी तौर पर प्रेशर होगा। ये जितनी भी बात उसकी करें कि कुछ नहीं हुआ या नहीं हुआ, वो फील नहीं कर रहे, यकीन करें हुआ होगा। अब तो ऐसी लोग उसके बारे में बहुत सारी उस कंट्रोवर्सी पे बात भी कर रहे हैं। हतमी तौर पे तो हम भी उसमें कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वो प्रेशर एक अपनी जगह। दूसरा, वो इतनी बड़ी सीरीज़ मिस करके आ रहे हैं, वहाँ उन्होंने बिल्कुल नहीं खेला, और अब वो एकदम से कप्तानी करेंगे अपने होम ग्राउंड पे और इतनी बड़ी टीम के सामने, जो कि अपने मुल्क में जीतती हुई आ रही है। तो ये सारे अगर आप आंकड़े मिलाएंगे तो साउथ अफ्रीका का प्रेशर, उनकी परफॉर्मेंस का प्रेशर, अपनी कंट्रोवर्सी का प्रेशर, अपने बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म होने का प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाबर आजम को झेलनी होंगी। बहुत मुश्किल होगा उनके लिए। ऐसा लग रहा है कि साउथ अफ्रीका फेवरेट लग रही है आपकी बातों से। अगर आप पेपर पे देखें तो बिल्कुल साउथ अफ्रीका फेवरेट है। आखिरी दोनों सीरीज़ दोनों टीम्स की देख लें, तब आपको लगेगा। कप्तानी का एक्सपीरियंस आप दोनों तरफ देख लें, और जो बॉडी लैंग्वेज अब तक हमें नज़र आई है, जो हमने जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ियों की बातें सुनी हैं, वो भी बिल्कुल एक मुख्तलिफ अंदाज में नज़र आ रहे हैं। फिर एक टीम का अपना एक पूरा एक ऑरा होता है ना टीम का, वो साथ साथ लेके चल रहे हैं वो उनको। और बहुत सारे प्लेयर्स को यहाँ खेलने का एक्सपीरियंस भी है उनके, हाल ही में एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब आप वर्ल्ड 11 की टीम लेके आए थे तो उसमें भी कुछ प्लेयर्स उनके शामिल थे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बात की है कि वो जानते हैं, ज़ाहिरी बात है, फाफ डू प्लेसेस जो है उनसे उन्होंने फीडबैक ली होगी। बिल्कुल। ये ज़रूर है कि केंटन डिकॉक ने जो पहला प्रेस से बातचीत की है, उसमें वो थोड़े डिफेंसिव नज़र आए हैं कि हाँ, हमें खेलने का तजर्बा नहीं है। तो ये भी एक, आपके समझते हैं, गेम्समैनशिप होती है। मेरा तो यही ख्याल है कि क्यों नहीं होगा उनको तजर्बा। उन्होंने सारी फीडबैक ली होगी, सब कुछ किया होगा, और ये टेक्निक ही इसको कह सकते हैं। अब पाकिस्तान की तरफ से आके क्या काउंटर अटैक होता है वो हमें देखना होगा कि क्या होगा। वो भी हमने सुन लिया यूनुस खान की ज़बानी, लेकिन वो तो पूरी माजी की बात अभी कर रहे हैं। और थोड़े से मुझे तो यूनुस खान डिफेंसिव नज़र आए, इतने ज़्यादा एग्रेसिव जैसा उनका नेचर था वैसे वो नज़र नहीं आया। लेकिन अब वो मुख्तलिफ रोल में है, इसलिए अभी अगर ऑन पेपर देखने चलें, हम ये कह देते हैं कि 50-50 आप आगाज़ कर लें, चलें, इतना कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कंसेशन नहीं दे सकते। अच्छा आसिफ, ये आप बताएं कि हम यहाँ पर किस नेचर की, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल तो ये थोड़ी सी लश ग्रीन लग रही है, लेकिन ज़ाहिर बात है अभी टेस्ट मैच होने में कुछ दिन बाकी हैं, तो स्लैशिंग होगी। आप समझते हैं कि एक बैटिंग ट्रैक अब बनाएंगे जो बाद में स्पिनर को थोड़ा हेल्प करेगा? देखिए, मुझे तो खैर इतना अंदाज़ा नहीं होता पिचेस का देख के, और वैसे भी इतना दूर से जो हम पिच देख रहे हैं इस वक्त। अब मैं तो अंदाज़ा लगाऊंगा जो यहाँ पर फर्स्ट क्लास के मैचेस हुए हैं, जो हमने देखे हैं, उसमें तो स्पिनर्स ने काफ़ी कारआमद काम किया। और शुरू में कराची का जैसा वेदर रहता है, शुरू में फास्ट बॉलर को मदद मिली है, विकेटें ली हैं, ताबिश खान ने यहाँ पे आउट किए हैं, और भी बॉलर्स ने, वकास मकसूद ने यहाँ आउट किए हैं, हसन अली ने यहाँ पे आउट किए हैं। मुझे लगता है बॉलिंग में पाकिस्तान का ट्रम्प कार्ड या पाकिस्तान का स्पीयर हेड शाहीन नहीं होगा इस सीरीज़ में, हसन अली मुझे लगता है। ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट निकाला है आसिफ। हाँ। अच्छा ये बताएं कि अब इसमें शाहीन भी हैं, हसन अली कम बैक कर रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी अच्छा उनका परफॉर्मेंस है। फाइनल में उन्होंने सेंचुरी भी बनाई, और एक मैच बॉल पहली बार कायदे ट्रॉफी का फाइनल टाई हुआ। अगर आप एक अनरोख नॉर्किया हैं, आप भी जानते होंगे 156, 155, 152 की स्पीड से वो IPL में गेंदे करके आ रहे हैं, तो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर में किससे उसका मुकाबला होगा? शाहीन शाह से होगा या हसन अली से होगा? मेरे ख्याल स्पीड में तो किसी से मुकाबला नहीं होगा उसका, किसी से मुकाबला नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो देखा गया है, हसन अली ने भी गालिबन 37-38 विकेटें इस कायदे ट्रॉफी में उसने भी हासिल की हैं, ये शायद 40 के करीब हैं। बहुत अच्छी हसन अली ने बॉल की है, बहुत अच्छी, कुछ तो बॉल बहुत अच्छी सीम भी उसने की है। लेकिन फिर हसन के साथ ताबिश को भी हमने देखा कि उसने भी यहाँ पे बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है बॉल का, ना सिर्फ इस सीज़न में बल्कि पिछले सीज़न में भी 25 आउट किए थे पिछले सीज़न में उसने।
तो ये है, लेकिन उस पेस का, उस तजर्बे का मैं नहीं समझता कि मुकाबला होगा। लेकिन वो T20 है, ये टेस्ट मैच है, ये भी एक चीज़ आपको देनी है। अच्छा, अब आपने जैसे ये जिक्र किया हसन अली जो है वो कम बैक कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, ना तो वो पिछली टीम में थे कि जो टीम के हार गई, तो आपका मतलब है कि थोड़ा सा वो ओपन माइंड से एक नए कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे। हाँ, एक तो कॉन्फिडेंस उनको दिया गया, पिछले कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के बहुत सारे मैचेस में उन्होंने कप्तानी की, वो हमने यहाँ देखा कि उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मुख्तलिफ नज़र आई। हसन अली एक बिल्कुल मुख्तलिफ प्लेयर मुझे नज़र आया, फिर उसकी बैटिंग की वजह से भी उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया होगा। तो मैं अभी कहूँगा कि बॉलिंग में पाकिस्तान को स्पीयर हेड करेगा, हसन अली करेगा। अच्छा, हमारी जो बैटिंग है, ज़ाहिरी बात है उसका सारा इनसार जो है, उसका की फिगर जो है बाबर आजम है। ज़ाहिरी बात है वो भी न्यूजीलैंड में नहीं खेले थे, उसके बाद मसाइल का शिकार हो गए। पाकिस्तान की टीम की बहुत ही लोअर रैंकिंग और लोअर ग्रेड पाकिस्तान क्रिकेट खेल के आया न्यूजीलैंड में। तो आप क्या समझते हैं कि अजहर अली हो गया, अब नए लड़कों को चांस दे रहे हैं, उसमें लग रहा है कि सऊद शकील भी डेब्यू करें, आप समझते हैं कि इसमें कितने लड़के आप समझते हैं कि आएंगे इस टीम में जो 11 होंगे? सऊद शकील की जगह बनती है। सऊद शकील की परफॉर्मेंस अच्छी है, अच्छे खासे उन्होंने रन्स किए हैं, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन कोई 900 के करीब उसने रन किए हैं फर्स्ट क्लास में। और एक तो लेफ्ट हैंडेड आपको वो एक देता है, वैरायटी भी देता है, और टॉप ऑर्डर में अच्छा खेला है। तो सऊद शकील मुझे लगता है, मुझे आगा जो हैं, आगा सलमान, हालांकि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उसने भी दी है, लेकिन शायद उसको मौका ना मिले। शायद वो एक और जो यंग प्लेयर है जिसको पहले T20 में चांस दिया था, जिसने सेंचुरी भी यहाँ की थी, नहीं, उसका नाम अब्दुल्ला शफीक, शायद उनको मौका ना मिल सके, क्योंकि फवाद आलम भी मौजूद हैं इस टीम के अंदर। बाबर आजम वापस आ जाएंगे, आबिद आ जाएंगे, अजहर अली और आबिद शायद ओपन कर लेंगे। तो एक प्लेयर की मुझे ऐसा लगता है कि नया जो आएगा बैटिंग में वो सऊद शकील हो सकते हैं। अच्छा, हम कहते हैं जी हमारा जो इंटरनेशनल क्रिकेट में और डोमेस्टिक क्रिकेट में हमारा फ़र्क बहुत है, जो इंटरनेशनल के प्रेशर अलग होते हैं, तो क्या समझते हैं कि अगर नए लड़के खेले तो उस प्रेशर को झेल जाएंगे, या उनका बड़ा इम्तिहान है ये? नहीं, अब आपको घर में ही मौका मिलता है जब आप घर में खेलते हैं हमेशा से। अब तो खैर 10 साल आपने नहीं खेला घर में, वो एक अलग बात है, लेकिन नए प्लेयर्स को चांस तो घर में ही दिया जाता है, तो इसके अलावा तो और कोई मौका मिलेगा नहीं। असल में पाकिस्तान में क्रिकेट टीम को छोड़ दें, जो ऊपर इंतज़ामिया है ना, उसमें और उनके मिजाज में और दुनिया के जो बड़े क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनके मिजाज में भी बहुत बड़ा फ़र्क है। वो भी दूसरे अंदाज से सोचते हैं। अब आप देखें ना, अरुण करके कोई नाम है जो इंडिया के बॉलिंग कोच हैं, कोई जानता ही नहीं उसको। हमारे भी फील्डिंग कोई भी नहीं जानता मजीद को, लेकिन उसने कितने कैच गिरवा दिए। मिसबा जानते हैं ना उसको, मिसबा जानते थे। तो ये डिसलाइक्स और लाइक्स हम बड़ा यूज़ करते हैं। यही सारी चीज़ें आप ऊपर से शुरू होती है ना ये चीज़। अब जो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है वो क्या डिसलाइक पे आया है, या वो एक पूरे प्रोसेस से आया है? अब अगर आपने बात करी नहीं है, हमने अगर बात करनी है दूसरे मुल्क की जिसका इस वक्त सिस्टम सबसे अच्छा लग रहा है, तो गंगूली पहले बंगाल की उन्होंने सदारत की थी, बंगाल का पूरा उन्होंने इंतज़ाम संभाला, फिर वो ऊपर आके बैठे हैं। इससे पहले भी वहाँ पे इसी तरह से लोग आते रहे। तो जब तक आप सिस्टम नहीं बनाएंगे, अभी आज हुकूमत चेंज हो जाएगी, ये दोनों क्रिकेट बोर्ड्स के ऊपर के लोगों का नहीं पता चलेगा आपको, तो इसका मतलब सिस्टम नहीं है। आप ऊपर एक चीज़ बनाते हैं, नीचे सारा एक खोखला निज़ाम होता है जो कि धड़ाम से गिर जाता है। जैसे ही एक हुकूमत जाती है तो फिर आपने सिस्टम तो नहीं बनाया, तो फिर उसमें इसी तरह की चीज़ें पैदा होंगी। दोस्तों, हमारी बातें चल रही हैं सीनियर स्पोर्ट्स एंकर आसिफ खान से। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो टेस्ट मैच जाने वाला है उसकी गुफ्तगू हमने की, पाकिस्तान के प्रॉस्पेक्ट्स, जनूबी अफ्रीका की टीम के बारे में। अब हम चलते हैं ब्रिस्बेन में, जहां ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान जो एक बड़ा यादगार टेस्ट मैच हुआ और इंडिया की टीम ने हिस्ट्री क्रिएट की। और हिस्ट्री कैसे की? कहते हैं जी ये बी टीम थी इंडिया की जिसने ऑस्ट्रेलिया की ए टीम को शिकस्त दी। तो आसिफ, ये क्या आप समझते हैं, जब टीम गई थी, जब न्यूजीलैंड गए तो हमारा तो उन्होंने कहा था बटला कर देंगे, लेकिन हम उससे भी बुरा खेले। लेकिन न्यूजीलैंड इंडिया की टीम जो थी उसके बारे में भी ज़्यादा अच्छा नहीं था कि भाई विराट कोहली चले जाएंगे, और जो उनका हशर हुआ था 36 रन पे आउट होने के बाद, तो ये तो बड़ा, मैं समझता हूँ बड़ा हिस्टोरिक कमबैक है। बिल्कुल, ऐसी तो मिसाल नहीं मिलती। और कहने वाले, अब इंडिया में भी लोगों से हमने बात की कि क्या एकदम से टर्न अराउंड हुआ। एक तो उनका जो उन्होंने सिस्टम बनाया वो तो एक सब बात कर ही रहे हैं, लेकिन विराट कोहली के निकलते ही सारे प्लेयर बराबर हो गए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग वहाँ से बात, बड़ी रिमार्केबल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आई कि जब रहाणे कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर रहाणे जाके वहाँ पे खड़ा हो रहा है, क्योंकि विराट कर सकता है तो यार पता नहीं मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, लेकिन विराट कोहली के निकलने के बाद सारे बराबर। तो अब एक कर रहा है तो दूसरा उसको बैक कर रहा है। कितनी शानदार इनिंग इससे पहले अश्विन और
उसने जो इनिंग खेली थी, जो मैच बचाने में कामयाब विहारी हुए थे, विहाड़ी ने। इससे पहले आप देख लें फास्ट बॉलर उनका नटराजन है, बाकी और प्लेयर हैं, फिर हमारे मोहम्मद सिराज को देख लें किस तरह की परफॉर्मेंस दी। शामी जैसा प्लेयर मौजूद नहीं है। तो अब जो ये इक्वालिटी हो गई ना पूरी इंडियन टीम में, ड्रेसिंग रूम का जो माहौल चेंज हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा कि नेगेटिव में कि विराट के होने से शायद नहीं होता था, लेकिन विराट का स्टेचर एक स्टेप ऊपर था, वो उसके निकलते ये सारे बराबर हो गए और सब ने फिर ये जादू किया। अच्छा यार, ये विराट कैसा फील करा था? विराट कोहली सीरीज में नहीं था, उसकी टीम ने हिस्टोरिक परफॉर्मेंस दी, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरे ख्याल लोगों ने नहीं उठाया। वो डेफिनेटली मिस कर रहा होगा कि मैं पार्ट होता इस टीम का, बहुत मिस कर रहे होंगे। और उनको जाने से पहले जब उन्होंने ये कहा था कि मैं चला जाऊंगा, दबे अल्फाज में इंडिया के बड़े खिलाड़ियों ने कहा भी था कि ये ठीक नहीं कर रहे आप। बल्कि मेरी बात हुई थी, बल्कि मैंने सुना था सुनील गावस्कर को और माइकल होल्डिंग को, तो गावस्कर साहब ने कहा कि ये है तो पर्सनल इसका, लेकिन जब इनका पहला बेटा पैदा हुआ था तो ये न्यूजीलैंड में थे और ये इंजर्ड हो गए थे और इनको 2 हफ्ते का रेस्ट था, लेकिन फिर भी इनको छुट्टी जाने नहीं दिया और ये न्यूजीलैंड से सीधे गए बारबाडोस और वहाँ जाके मैच खेला और 3 महीने के बाद वापस आए थे। तो ये बताने का मकसद क्या था उनका? उन्होंने फिर ये भी बताया कि महेंद्र सिंह धोनी भी ऐसा कर चुके हैं कि उनकी बेटी पैदा हुई तो वो भी टूर पे थे। पैगाम उन्होंने दे दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ये पर्सनल चीज़ है। विराट को ये फील होगी होगी क्योंकि इस जीत का हिस्सा होना एक बहुत बड़ी बात है। पार्ट ऑफ द हिस्ट्री नहीं थे विराट कोहली। पहले टेस्ट मैच में उन्होंने क़यादत की, दूसरे टेस्ट मैच में इंडिया की टीम 36 रन पे आउट हो गई और उसके बाद उन्होंने 2-1 से सीरीज़ जीती। अब हम आते हैं वापस पाकिस्तान की तरफ। अब ये हम जो है ना, ये अब आते हैं बाबर आजम और हमाइजा मुख्तार की तरफ। ये इशू जो है ना बड़ा टिकलिश चल रहा है, लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। अब ये भी खबरें, ये भी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि बहुत बड़ी एक ख़तीर रकम दी गई है खातून को खामोश कराने के लिए। तो आपके जहन में है कुछ इसके बारे में? आप भी काफ़ी इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग करते हैं। देखें एहसान भाई, बात यह है कि ये ऐसा एक मामला है, इसको मैंने इन्वेस्टिगेट भी किया, इसके बारे में मैंने मालूमात भी की और इसमें बाबर आजम के अलावा भी जो खिलाड़ियों के नाम आए हैं उनसे भी मैंने बात की, जिनका कहना यह है कि मतलब अब जहाँ क्या कहते हैं, धुआं जहाँ से उठता है कुछ आग होती, जहाँ आग होती है वहाँ धुआं तो उठता ही है। बस इतना ही समझे, इतना ही रखें। अच्छा, बातचीत हम कर रहे थे आसिफ खान से। आसिफ खान ने बड़ी एक्सपर्टीज़ दी, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का बिना टेस्ट मैच के बारे में बात की, फिर उसके बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में जो उन्होंने बड़ी हिस्टोरिक विन की, और उसके बाद बाबर आजम और हमाइजा मुख्तार के इशू के बारे में बात की। तो ये है नेशनल स्टेडियम। हम आपको न्यूज़, व्यूज़, इंटरव्यूज़ देते रहेंगे। मुझे भी बताएं ना कुछ आप। हाँ बताइए, पूछिए मुझसे। बैठा हुआ था, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आप इसको करेक्ट करेंगे। जो पहला टेस्ट मैच हुआ पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का जोहानिसबर्ग में 94, उसमें सुना है कि जो टीम अनाउंस हुई तो 11 खिलाड़ी पहुंचा ही नहीं था स्टेडियम, बल्कि फ़्लाइट में था वो, आमिर नज़ीर। वो वन ऑफ टेस्ट था, अगर मुझे याद, अगर आप याद करें तो वन ऑफ टेस्ट। कमर अहमद साहब ने कल रात को बात बताई, तो मैंने कहा मैं आपसे पूछूं। नहीं, मेरे जो पहली सीरीज़ थी 95 की, वन ऑफ टेस्ट जो था वो जोहानिसबर्ग में हुआ था। और मुझे, आप हैरान होंगे कि मुझे उसमें सलीम मलिक ने ड्रेसिंग रूम में बुलाया था, और जब मैं ड्रेसिंग रूम में गया तो बासित अली बाहर खड़े हुए थे, पता नहीं किसी को ढूंढ रहे थे। जब मैं अंदर गया तो मेरे सामने 3-4 विकेटें गिरी और उन्होंने बड़ा इसका हैरत का इज़हार किया। और बड़ा, मतलब पहली बार मुझे पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में तकरीबन आधा घंटा गुजारने के, अब मैं पहली बार आपको ब्रेकिंग कर रहा हूँ, आप यकीन करें। उसके बारे में लोगों ने कहा कि यार ये मैच, तो उसके बारे में तो आपको याद है ना कि बड़े इल्ज़ाम लगे थे, फिक्स मैच था, उसमें 500 कितने रन किए थे और पाकिस्तान की टीम जो है उसको बुरी तरह शिकस्त हो गई थी। तो यादें तो बहुत हैं। देखिए, होती ये है कि अब ज़ाहिरी बात है कि उसके बारे में तो पूरी दुनिया में आ चुका है कि वो, उसके बारे में कहा जाता है शक व शुबात थे। उसके बाद मैं जिम्बाब्वे भी गया था, जिम्बाब्वे में भी यही चीज़ चलती रही, बड़ी वहाँ कंट्रोवर्सीज आई और चीज़ें आती रहीं, और उसके बारे में आपको होता है इन्वेस्टिगेशन हुई। और उसके बाद वहाँ मुझे आज भी याद है कि जावेद बर्की जब वो आए थे, वो एडॉक कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने आके इन्वेस्टिगेशन की, तो उन्होंने रॉयटर AFP से अलग बात की थी और हम जर्नलिस्टों से अलग बात की थी। तो मुझे आज भी याद है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट में जो है ना, ये आग भी जलती रहती है, धुएँ भी उठते रहते हैं, लेकिन हम इस आग पर और इस धुएँ पर अब तक काबू पाने में कामयाब नहीं हो सके, जो हमारी क्रिकेट का सबसे बड़ा अफसोसनाक पहलू है। बल्कि मैं बस ये ख़त्म कर दूं, कमर अहमद साहब सीनियर जर्नलिस्ट, वो कह रहे हैं कि पहला जो टेस्ट मैच है उसमें टॉस हो गया, टीम अनाउंस हो गई और वो एक लड़का पहुंचा ही नहीं था, फ़्लाइट में नहीं आया था, आमिर नज़ीर, और उसकी जगह फिर सलीम मलिक ने एक 12th मैन खड़ा किया और उसके बाद फिर आमिर नज़ीर आ गए, डायरेक्ट वो एयरपोर्ट से स्टेडियम आए, फिर उसके बाद वो किट पहनी और फिर वो अंदर आए। अच्छा, आपने कमर अहमद की पूरी किताब पढ़ी?
नहीं, पूरी नहीं उसमें वो कंट्रोवर्सीज का उन्होंने बहुत सी कंट्रोवर्सीज जो वो प्रेस क्लब में बैठ के सुनाते हैं, तो वो उन्होंने अपनी किताब में उसका जिक्र नहीं किया, उसकी अहमियत तो उसमें होती। बहरहाल आसिफ खान से बड़ी दिलचस्प बातें हुई, और हमारी आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक बूम विद एहसान कुरैशी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगले एपिसोड तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपको यहाँ पर जो कर्टन रेजर होगा उसको हम आपको बताएंगे। तो यहाँ से अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।